दोस्तों, आजकल आधे से ज्यादा लोग हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं। वो अपना खूब इलाज करवाते हैं, अस्पतालों में खूब पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। वो खूब सारी औषधियां भी लेते हैं, लेकिन वो औषधियां भी उनके लिए उपयोगी नहीं रहती। इसी कारण वो तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या करें। लेकिन दोस्तों, क्या कोई एक ऐसी औषधि हो सकती है जिस औषधि को लेने पर वो जीवन में कभी कोई रोग नहीं ना हो और वह हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी कोई औषधि नहीं हो सकती जिसको लेने पर आपके शरीर में हर रोग, हर बीमारी दूर हो जाए, हमें हर बीमारी से बचा ले। ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा उपाय है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं, उस बीमारी से बच सकते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो आपको हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो आप जीवन भर बीमार नहीं होंगे और आपको कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाएगी। आपको जीवन में कभी भी शारीरिक और मानसिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए इस कहानी को आपको अंत तक जरूर सुनना है और समझना है। इस कहानी में बताए गए उपाय से आपकी उम्र थम सी जाएगी, आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक युवक जो कि अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान था, उसने अपनी बीमारी का इलाज बहुत सारी जगहों पर करवाया, लेकिन उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन उसने एक गुरु के बारे में सुना जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उन गुरु के बारे में सुनकर वो युवक भी उन गुरु के पास गया और उनसे जाकर बोला कि गुरुदेव, मैं आपके बारे में बहुत सुना है, आप सभी बीमारी का इलाज करते हैं, तो कृपा करके मुझे भी कोई एक ऐसी औषधि बता दीजिए जिससे कि मेरे सारे के सारे रोग दूर हो जाए, क्योंकि मैं अपनी शारीरिक समस्याओं से, इन रोगों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। उसे युवक की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद उन गुरु ने कहा कि बेटा, ऐसी तो कोई औषधि नहीं है जिसे लेने से तुम्हारे सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हाँ, एक ऐसा उपाय अवश्य है जिसको अगर तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम्हें भविष्य में कभी कोई रोग नहीं होगा और तुम्हारे शरीर में जितने भी रोग हैं, जितने भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। गुरु की बात सुनकर उस युवक खुशी से बोला, तो गुरुदेव, आप मुझे वो उपाय बताइए, मैं अपने जीवन में उन्हें जरूर अपनाऊंगा। फिर गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो मैं उपाय तुम्हें बता रहा हूँ वो उपाय अपने शरीर की प्रकृति को समझाना, क्योंकि अगर तुमने अपने शरीर की प्रकृति को समझ लिया तो तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर की प्रकृति को समझना होगा। बेटा, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो है जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत के नाम से भी जाना जाता है और यही पंच महाभूत हमारे शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा के स्रोत है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इन 5 महाभूतों का काफी महत्व है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं चीजों के मेल से हुई है और इन्हीं के मेल से हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है। ये 5 महाभूत हमारे शरीर में आपस में तालमेल बनाकर रहते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं और इन्हीं 5 महाभूतों के मेल से दोषों का जन्म होता है और वही 3 दोष है, वात, पित्त और कफ, हमारे शरीर के कामकाज और व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शरीर में इन तीनों दोषों का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों दोषों के आधार पर ही किसी व्यक्ति के शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है। हर एक व्यक्ति की शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी का शरीर वात प्रकृति का होता है, किसी का पित्त और किसी का कफ प्रकृति का होता है। आपके शरीर में जो दोष अधिक होता है उसी के अनुसार आपके शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है। वात दोष वायु और आकाश से बनता है, पित्त दोष अग्नि व जल से बनता है और कफ दोष पृथ्वी और जल से बनता है। बेटा, इन 3 दोषों के बढ़ने से हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। और इसके बाद गुरु बोलते हैं कि ध्यान से सुनो बेटा, आज मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि हम अपने पूरे स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं और शरीर की भयानक बीमारी से बच सकते हैं। और ये तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को हमेशा संतुलित रखना। इससे आपका बाल भी बढ़ेगा, आपका सौंदर्य भी बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। और इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको वात, पित्त, कफ, इन तीनों सिद्धांतों को अच्छे से समझना होगा। फिर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि पहले सिद्धांत में आप ये समझे
कि हमारा शरीर की प्रकृति कैसी होती है और उस प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं। अगर वो असंतुलित हो जाएं तो उसे संतुलित कैसे करें। फिर वो गुरु बोलते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें वात प्रकृति के बारे में बताता हूँ। वात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आंखों पर, आपकी त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रूखे रूखे होना शुरू हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। जब आपके बाल झड़ने लगते हैं तो आप उसके लिए कई प्रकार के तेलों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब भी लाभ प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना है कि आपका वात बिगड़ा हुआ है। इसके अलावा वात रोग में आंखों की रोशनी कम होने लगती है, आपकी त्वचा रूखी रूखी होना शुरू हो जाती है और त्वचा चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, और ये सभी जो है वो वात प्रभाव के कारण होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझे कि ये बात का प्रभाव है। आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है। अगर आपको जोड़ों में दर्द, कमर में अकारण दर्द होता है तो ये सब वात के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। वात के प्रभाव में लोगों को भूख अच्छी नहीं लगती है, सामान्य सी लगती है, ना ज्यादा लगती है ना कम लगती है, लेकिन लोगों को गैस की समस्या, पेट फूलने की समस्या का अनुभव होता है और खट्टी खट्टी डकारें आती है और शरीर में अधोमार्ग से वायु का निष्कर्ष होता है। इस प्रकार की स्थिति उनको बनती है और साथ ही साथ कास्पेशियन यानी कब्ज की शिकायत रहती है, क्योंकि मल को वो सुखाती है। वात का जो मुख्य स्थान होता है वो आपके आंतों होती है और यहाँ पर आपके मल को सुखाकर का मांसपेशियों की समस्या खड़ी रहती है और आपको बार बार इससे कब्ज की समस्या रहती है। मल ठीक से निष्कासित नहीं होता है तो आप ये समझ लेना कि आपके शरीर में बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका है वात कफ। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति बोला कि गुरुदेव, आपने ठीक कहा, ये जो अपने सभी प्रकार के लक्षण बताए हैं उसमें से यही लक्षणों में से बुरी तरह सूझ रहा हूँ। मुझे बुरी तरह वो अपने अंदर, अपने भीतर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद गुरु उस युवक से बोलते हैं कि बेटा, अब तुम मन की स्थिति के बारे में समझो, क्योंकि वात के प्रभाव की स्थिति में मन चंचल रहता है, एक जगह पर ठहरता नहीं है। मन बार बार अलग अलग स्थान पर भटकता रहता है। अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो अपने काम में एकाग्र रहने की कोशिश करते हैं तो कोशिश करना मुश्किल होगा, ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा। ये वात का प्रभाव होता है। फिर गुरुदेव उस व्यक्ति से बोलते हैं कि अब तुम्हें यह बताता हूँ कि अगर आपके शरीर में वात बिगड़ जाता है, वात प्रभाव बढ़ता है, तो आप किन चीजों का प्रयोग करें ताकि वो असंतुलित हो सके। तो आपको मुख्य रूप से बासी भोजन और भारी भोजन कभी नहीं करना है। जब आप ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो आपके पेट पर दबाव पड़ता है और फिर वो भोजन आपके पेट में सड़ता रहता है, तो वहाँ पर वात बनना शुरू हो जाता है और जो आपकी पाचन शक्ति है वो भी मध्यम हो जाती है, वो भी तेजी से काम नहीं कर पाती हैं और ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी पचा लेगी। तो आपको भारी भोजन नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का सुपाच्य और संतुलित भोजन ही करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वात को खत्म कैसे किया जा सकता है। इसमें आपको गाय के देसी घी का प्रयोग करना है। जब आप गाय के देसी घी का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपके वात का प्रभाव कम होता है और साथ ही साथ आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तिल के तेल का प्रयोग आप भोजन में कर सकते हैं। तिल के तेल की आप शरीर में मालिश कर सकते हैं। जब आप शरीर पर मालिश करेंगे तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा और आप तिल के तेल को रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। ये कब्ज के लिए बहुत अच्छा है और आपके वात के प्रभाव को शांत रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही आपको व्यायाम करना है, लेकिन व्यायाम आपको कितना करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है। अगर आप हल्का हल्का व्यायाम करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके बाद गुरु उस युवक को पित्त के प्रभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अगर आपके शरीर में पित्त के लक्षण हो तो कैसे संतुलित करें। अगर आपके शरीर में पित्त बना हुआ रहेगा तो उसे कुछ लक्षण आपको नजर आएंगे, जैसे कि बाल असमय ही सफ़ेद होने लगेंगे। वात की स्थिति में बाल झड़ते हैं तो पित्त की स्थिति में बाल सफ़ेद होते हैं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो समझ जाइए कि पित्त का प्रभाव जो है वो बढ़ चुका है। चेहरे पर कील, मुंह से फोड़े, फुंसी की समस्या और पिंपल की समस्या होने लगती है। इसीलिए अगर आपके शरीर में पित्त की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है तो आपको ज़्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। आपको जंक फूड, फाड, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल नहीं रखना है। आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल त्याग देना है, क्योंकि इन सब से एसिड बनता है, आपको खट्टी डकार आती है, कब्ज की समस्या आपको ज़्यादा बढ़ जा सकती है, शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो आपको पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आहार में। आपको अपने आहार का ध्यान रखना होगा। आपको एसिडिक चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना होगा और सारी चीज़ों का प्रयोग आपको ज़्यादा करना होगा। अगर आप अम्लीय चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे समस्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप अम्लीय चीज़ों की जगह सारी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हरी सब्जियां, फल फूल, आपको जो ज़्यादा खाने में
नारियल पानी पीना है, जूस पीना है, जैसे पेट का जूस, लौकी का जूस, पपीते। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपको भी पित्त की समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको शुगर की समस्या है तो वो भी बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और इस समस्या का आपको अम्लीय चीज़ें नहीं खानी है और सारी चीज़ों का आप ज़्यादा प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जिन लोगों के शरीर में पित्त की प्रवृत्ति बढ़ी रहती है, उनकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी होती है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको छोटी छोटी चीज़ों पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में पित्त की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ चुकी है। इसके बाद उस गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इस प्रवृत्ति को कैसे ठीक करना है इसके बारे में समझो। इसका सीधा सा उपाय है गाय का मक्खन। अगर आप गाय के मक्खन का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। गाय के घी या गाय के मक्खन में आप मिश्री डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही साथ आपको अधिक फल व सब्जियों का प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको व्यायाम में कुंजल क्रिया करनी है, यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीना है। इसके बाद पानी को वापस अपने पेट से बाहर निकलना है। आप उस प्रक्रिया को अपने मुंह के अंदर उंगली डालकर आप वापस निकाल दीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर में जितना भी पित्त है वो बाहर आ जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान का अभ्यास और योग का अभ्यास करना है। इससे आपका मन शांत रहता है और गुस्सा कम और मानसिक स्थिति जब शांत होती है तो पाचन भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको अल्सर जैसी समस्या है तो आप समझें कि आप पित्त बढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके शरीर में सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। इसके बाद उस गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब बात करते हैं कि कफ प्रवृत्ति के क्या लक्षण होते हैं। कफ प्रकृति की एक अच्छी प्रकृति माना जाता है। इसमें त्वचा बहुत अच्छी रहती है। इसमें आपकी त्वचा, आपकी आंखें, आपके बाल सब कुछ अच्छे रहते हैं। आपका पाचन भी ठीक रहता है। बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, लेकिन सामान्य भूख लगती है। लेकिन आप ये समझें कि आपके कफ प्रकृति है तो इसमें आप जो भी कुछ भी खाएंगे उससे आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आपके शरीर में बलगम बढ़ेगा। खांसी जुकाम की समस्या आपको ज़्यादा रहेगी। बलगम से होने वाली जो भी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज इत्यादि। इसलिए जिन व्यक्तियों को कफ की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है उनको अपने आप को सक्रिय रखना चाहिए। जीवन शैली में अच्छा सुधार करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निष्क्रिय रहते हैं, आलस से भरपूर रहते हैं, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, किसी तरह का मेहनत का काम नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी कफ प्रवृत्ति और अधिक बढ़ जाएगी। जिन व्यक्तियों की कफ प्रवृत्ति में बढ़ी हुई रहती है तो उनकी मानसिक स्थिति शांत रहती है और वह शांत रहने उनका मिलनसार स्वभाव रहता है। आपको अपनी इस कफ प्रकृति को संतुलित करने के लिए सक्रिय रहना होगा। आपको घी, तेल और फैट वाली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना होगा। आपको तेल में तली हुई चीज़ों का बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपका और भी ज़्यादा फैट बढ़ेगा। अगर आप फैट वाली चीज़ें लेंगे तो इससे आपको नुकसान देखने को मिलेगा, आपका वजन बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आपके शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे, तो लक्षण नजर आए तो आप ये समझें कि आपका कफ बढ़ा हुआ है। इसे ठीक करने के लिए आपको सौंठ, इलायची, हल्दी और दालचीनी का प्रयोग करना है। अगर आप इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपका कफ प्रभाव जो है वो कम होता है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आपको इस स्थिति में व्यायाम के अधिक करना है। ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि आपके शरीर में पसीना निकले, जिससे कि आपको थकान का अनुभव हो सके। इसलिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं। इस तरह के व्यायाम करने से आपकी जो प्रकृति है वो ठीक रहेगी। साथ ही साथ आपको हफ्ते में 1 दिन का उपवास भी रखना होगा। ऐसा करने से कफ प्रवृत्ति बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। फिर गुरु इस युवक से कहते हैं कि बेटा, जब हमारे शरीर में तीनों प्रवृत्तियां ठीक होती हैं तो हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होती। इसलिए तुम्हें बस अपने तीनों दोषों को संतुलित में रखना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो और मोटिवेशन चैनल। थैंक यू।